चुनावी नारों का शोर है और ये शोर चारों ओर है। चुनाव जब खत्म हो जाएंगे नारे गुम हो जाएंगे, लेकिन चुनावी वादों का हिसाब लेकर जनता के समर्थन में दस्तक हम देते हैं और देते रहेंगे। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। तो आज की दस्तक किसके लिए? पहली दस्तक बेरोजगारी पर 14 रुपए का सरकारी मजाक उड़ाने वाले ऐलान पर देंगे। दूसरी दस्तक देंगे कहां यह फॉर्मूला अपनाया गया कि ना रहेगा रोजगार का दफ्तर और ना होगा रोजगार का रोना। और तीसरी दस्तक में आज हम आपको चुनाव के बाद आने वाली महंगाई का एक रफ गणित दिखाएंगे। चौथी दस्तक देकर आप जानेंगे कि आखिर कैसे देश का 1,45,000 करोड़ रुपया बचाने वाली स्कीम एक साल में लागू हो जाने वाली। तो शुरू करते हैं आज की दस्तक। इसमें आप भी शामिल होइए। पहली खबर रोजगार दिलाने की मुहिम से जुड़ी है। राजनीति सिर्फ रोजगार देने के नाम पर बहाने ही नहीं बनाती, बल्कि रोजगार मांगने वालों का मजाक भी उड़ाती है। 13 रुपए 69 पैसे हर दिन के, यानी राउंड फिगर भी कर लीजिए तो कुल जमा 14 रुपए रोजाना। नौकरी मांगने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का यह मजाक झारखंड में हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि इसे बताया। दिन के 2 कप चाय की कीमत देकर बेरोजगारी का मजाक उड़ाने वाली इस संवेदनहीन नीति पर दस्तक देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं अध्यक्ष महोदय, उनको हम सालाना 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। रोजगार मांगने वाले युवाओं को 5,000 रुपए सालाना का बेरोजगारी भत्ता, यानी महीने के 416 रुपए 66 पैसे और एक दिन का करीब 13 रुपया 69 पैसा और पौने 14 रुपया रोजाना वाले बेरोजगारी भत्ते का नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। झारखंड सरकार इन बेरोजगार युवाओं की हालत भूलकर अगर मुख्यमंत्री जी के पद से जुड़ी योजना के सम्मान में ही भत्ते की राशि वाला कद बढ़ा देती तो भी मान लेते कि संवेदना है रोजगार देने के नाम पर सरकार के भीतर। इसीलिए रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार देने के नाम पर चल रहे सरकारी दफ्तरों के भीतर बैठे ये नौजवान कहते हैं, में 5,000 एक दिन में 13 रुपया कुछ होता है। हाँ। क्या ही कर लेंगे उतना से। इससे बढ़िया तो सरकार मांग लेती। 13 रुपया स्टूडेंट देने के लिए तैयार है अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो। नौकरी अगर दे दें हाँ तो 13 रुपया दे सकते हैं। 13 रुपया ऐसे बेरोजगार लोग ही दे देगा। 13 रुपया में क्या होगा? साल भर में 5,000 देने कौन सा बड़ा ये कर रहे हैं। अमित और उसके साथी फॉर्म भरने आए हैं। फॉर्म अपनी बेरोजगारी सरकार के आंकड़ों में दर्ज कराने का और रोजगार दफ्तर से एक नौकरी की राह दिखाती रोशनी पाने का। जानते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? संवाददाता सत्यजीत कुमार से इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। क्या क्वालिफिकेशन हुआ? बीटेक। बीटेक? अभी बीटेक। चारों आप लोग बीटेक है? मित्र हैं क्या चारों? साथ में ही रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा रहे हैं, मिलेगा क्या ऐसे जॉब? आप लोग तो उम्मीद तो नहीं लगता है, बट आ गए हैं तो करा रहे हैं। ऐसे तो न्यूज में तो 4 साल पहले से ही आ रहा है, अभी तक एक आया नहीं है। अभी तक तो एक वैकेंसी आया नहीं है, सिर्फ जेपीएससी क्या आया है उतना ही। बस उम्मीद पे ही है हम लोग। झारखंड के सरकारी रोजगार दफ्तर में ही रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 7,32,000 से ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा कि इसी राज्य में सरकारी विभागों में ही 3,29,000 पद खाली पड़े हैं। तो जिन युवाओं के हक की नौकरी पर सरकार ही सांस खींचे बैठी है, वो इन्हीं बेरोजगारों से खाली वैकेंसी भरने की जगह क्यों एक दिन के 14 रुपए वाले बेरोजगारी भत्ते का मजाक करती है। हम लोग को रोजगार चाहिए, वैकेंसी निकालिए। हम लोग रोजगार मांग रहे, जो भी सीट है, जितना भी है, 4 सीट 5 सीट जो भी है निकालिए। हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, नहीं होंगे नहीं जाएंगे। हम लोग जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, धरना पे तो बैठे नहीं जबरदस्ती दे दीजिए। अगर हम लोग होंगे उसके लायक तो जाएंगे। आप वैकेंसी निकालिए, बेरोजगारी भत्ता से कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे जो है बीटेक है, यानी टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो है पढ़ाई परस्यू की है। और उसके बाद अब जो है वैकेंसीज जो है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज निकलेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना इन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक औपचारिकता लगता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस अनाउंस किया गया है 5,000, वो भी इनके लिए मायने नहीं रखता। तो क्या रोजगार कार्यालय अब सिर्फ
बेरोजगारी भत्ते की राजनीति के लिए खोलकर रखे गए? इस सवाल की वजह समझिए। 2016 तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 5,50,000 थी। दावा है कि 1,16,000 लोगों को ही नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दिलाई गई। 2019 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा राज्य में 7,32,000 हुआ। दावा इनमें से 2,18,000 को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई गई। कोरोना काल में और बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा तक नहीं। 2020 तक कोविड में कोई ये हुआ नहीं। अभी 2021 में हम लोग देख रहे हैं कि जिला से कितने निबंधित हैं और ये बेरोजगारी भत्ता देना है तो उसमें पूरा कैटेगरी वाइज सब सत्र के बाद हम लोग शुभारंभ करेंगे। यानी हालत ये कि श्रम नियोजन मंत्री अभी बेरोजगारी के आंकड़े ही खंगाल रहे हैं। मुख्यमंत्री एक दिन के 14.25 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटने का ऐलान करके खुश हो रहे हैं और रोजगार कार्यालय में बैठे युवा हताश होकर सोचते हैं क्या लाखों रुपए खर्च करके डिग्री दिन के 14 रुपए पाने के लिए ली थी। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। 14 रुपए रोजाना के हिसाब से भी बेरोजगारी भत्ते का कुल बजट 123 करोड़ रुपए बताया गया। दस्तक देकर आप पूछिए कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल रोजगार के रास्ते बनाने और खाली भर्तियों को भरने में फौरन नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल रोजगार नहीं दे पाने के पाप से बचने के लिए कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता देकर प्रायश्चित करने की कोशिश होती है। इस बात को यूं समझ लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई वो गोली होती है जिससे बेरोजगारी की बीमारी का ना पक्का इलाज होता है और ना ही कोई आराम मिलता है। बस दिखावा होता है कि सरकार कोशिश तो कर रही है ना। ठीक इसी तरह सरकारें लगभग हर राज्य में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाती तो नौकरी के नाम पर संविदा, ठेके या कॉन्ट्रैक्ट का खेल खेलने लगती है। इस तरीके से जिम्मेदारी को सरकारें टालती है और जवाबदेही से बचने का तीसरा तरीका होता है यह कहना कि रोजगार मेले लगा तो रहे। फिर रोजगार मेले गिनाए जाते हैं। उन मेलों में ऊंट के मुंह में जीरे जितनी नौकरी युवाओं को मिल पाती है। यह आंकड़ा सरकारें नहीं बताती। और चौथा तरीका होता है रोजगार दफ्तर ही कम कर दो, ना रहेगा रोजगार दफ्तर और ना ही होगा रोजगार पर सवाल। टाक टाक टक लगाए एमपी में दुनिया हकबकी हो जाए। ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं और यहाँ अब बेरोजगारों को नौकरी दिलाने वाले रोजगार दफ्तरों को ही बंद करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत भोपाल के उस सरकारी रोजगार दफ्तर से जो मॉडल कैरियर सेंटर बन गया। जहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगारों के लिए काउंसलिंग रूम है, नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए रोजगार दफ्तर में आईटी लैब है, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप काउंसलिंग रूम भी। बस नौकरी ही नहीं, वैसे कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं भोपाल के रोजगार दफ्तर में, सुनिए। कुल पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं आपके इस कार्यालय के? हम जिला रोजगार कार्यालय की बात, भोपाल की बात भोपाल में आज की तारीख में हमारा 1,42,000 समथिंग है ये पंजीकृत बेरोजगारों की। भोपाल में रोजगार दफ्तर की किस्मत बदली। यहाँ पर ऑनलाइन अपनी बेरोजगारी रजिस्टर कराने वालों की किस्मत जस की तस। अकेले भोपाल के रोजगार दफ्तर में 1,47,349 लोगों के नाम लिखे गए हैं, जिनमें जनवरी में 3,437 लोगों को नौकरी मिली और फरवरी में 3,382 लोगों को। 2.5 महीने का औसत कहता है कि साल में 50% लोग भी रोजगार दफ्तर से यहाँ पर नौकरी नहीं पाने वाले। ऊपर से पता चला कि पौधे लगाने में जुटे शिवराज सिंह की सरकार ने नौकरी का सहारा देने वाले रोजगार दफ्तरों की कटिंग करने का फैसला ले रखा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में एमपी सरकार बता चुकी है कि प्रदेश में 51 रोजगार कार्यालय चल रहे हैं, जिनमें से 36 जिला रोजगार कार्यालय बंद करने का फैसला हुआ है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ मध्य प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं 24 लाख और दूसरी तरफ नौकरी दिलाने का काम करने की जगह 70% सरकारी रोजगार दफ्तरों को बंद करने की तैयारी हो गई। यानी ना रहेगा रोजगार दफ्तर, ना बजेगा रोजगार का रोना। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इसीलिए आज भी रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे पर आज तक की दस्तक यही है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय खाली पदों को भरने का काम सरकारों को फौरन करना चाहिए।
भर्तियां वक्त पर पूरी न करने वाले अधिकारी, मंत्री पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का केस चलाना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो अपनी राय हमें भेजिए, हमें ट्वीट करिए #दस्तक का इस्तेमाल करते हुए, और दस्तक की स्टोरी को शेयर करते हुए आप खुद भी अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप के जरिए दस्तक दे सकते हैं। क्योंकि दस्तक आप नहीं देंगे तो जो महंगाई इस वक्त चुनाव के कारण अभी तेल के दामों में रुकी हुई दिख रही है, वो 2 मई के बाद नए सिरे से उफान पर आ सकती है। 2 मई 5 राज्यों में सत्ता किसको मिलेगी, इसका फैसला तो वोट से कर देगी, लेकिन महंगाई का सिरदर्द तो आपको ही उठाना पड़ेगा। इसमें अब यह पता चला है कि जब पेट्रोलियम मंत्री तक कहते रहे कि तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी के दायरे में उसे लाना चाहिए, तो वित्त मंत्री ने संसद में कह दिया है अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव कहीं नहीं है। शेष होवे, विकास आरंभ होवे। चाइना 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 चाइना। देश के किसी भी राज्य में रहते हो तो धन्यवाद दीजिए कि चुनाव हो रहे हैं। चुनाव नहीं हो रहे होते तो तेल के दामों में खेला जारी रहता और महंगाई का विकास होता। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। 26 फरवरी को चुनावों का ऐलान हुआ। 27 को सिर्फ एक बार तेल के दाम बढ़े। 28 फरवरी से 20 दिन बीत गए। चुनावी चुंबक के कारण तेल के दाम देश में हिल नहीं रहे, तो दिल्ली में पेट्रोल 91 के पार और डीजल 81 के पार के साथ 20 दिन से टिक कर खेल रहा है। लेकिन अब तक कच्चे तेल के दामों से ही महंगाई का कारण बताने वाली दलीलें छूटी नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। इसका मुख्य कारण तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम की जो कीमत है प्रति बैरल वो $72 से ऊपर चली गई है, और खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है। तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार खाड़ी के देशों के साथ संपर्क में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द तेल के दामों के अंदर गिरावट आएगी। चुनाव आते ही कच्चे तेल से महंगाई कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा जरूर अब खुल गया। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले 20 दिन में कच्चा तेल $4.9 प्रति बैरल महंगा हुआ, तो ₹4.22 प्रति लीटर तक पेट्रोल दिल्ली में महंगा कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन डेट आने के बाद 20 दिन में कच्चा तेल $2.19 प्रति बैरल महंगा होने के बाद भी भारत में तेल के दामों में महंगाई की छींक नहीं आई। तेल और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उन पर लगाम कब लगेगी? देखो, अभी तो नहीं बढ़ रहा है। चुनाव है तो नहीं बढ़ रहे हैं, चुनाव बाद भी नहीं बढ़ेंगे। इसकी गारंटी तो तभी होती अगर पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स वाली कटौती सरकार कर लेती, क्योंकि सरकार तो खुद कहती है कि मई 2020 के बाद से पेट्रोल पर ₹33 प्रति लीटर और डीजल पर ₹32 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी उसके खजाने के लिए ली जा रही है। इसके बाद राज्यों का टैक्स अलग। तो सरकार ये भी खुद कहती रही है कि जीएसटी में लाना ही एक सहारा है। जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन अब सुनिए, 23 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्री कहते थे कि जीएसटी में तेल आया तो ग्राहकों को फायदा होगा। अब वित्त मंत्री कहती हैं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। मतलब खेला जनता के साथ हो रहा है, जहां महंगाई का विकास चुनावी सीजन में थमा है और चुनाव बाद तेल के दाम बढ़ेंगे इसकी आशंका भी है और इतिहास भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मतलब ये कि जैसा इतिहास रहा है, चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम वापस बढ़ते हैं। क्या वही फिर होगा? ऐसा होने की एक वजह को हमारी रिसर्च टीम ने पता किया। इस कारण को आज आपके लिए हमने ढूंढ कर निकाला। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल के दाम में $1 प्रति बैरल की तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम 45 पैसे प्रति लीटर तक का असर पड़ता है, क्योंकि चुनाव के बाद कच्चा तेल
अगर $2.9 प्रति बैरल तक महंगा हुआ है तो पेट्रोल डीजल के दाम में ₹1 प्रति लीटर तक का इजाफा मुमकिन है। चुनाव ना होता तो तेल कंपनियां अब तक कर चुकी होती। इसी महीने प्रतिदिन सरकारी तेल कंपनियों ने रोज औसत 20 करोड़ लीटर डीजल और 7.5 करोड़ लीटर पेट्रोल बेचा। इस हिसाब से 20 दिन में कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल का दाम चुनावी सीजन में नहीं बढ़ाने की वजह से तेल कंपनियों पर 548 करोड़ का बोझ 20 दिन में आ चुका हो। अब आप सोचिए, क्या चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा इसी पैसे को वसूलने के लिए तेल महंगा नहीं होगा? यानी महंगाई अब तुम चुनाव बाद आना कहकर जनता को जो राहत दिखाई जा रही है वो इलेक्शन के बाद दोबारा उसी आम आदमी के सर पर ही आने वाली है। लेकिन आज आम आदमी को भविष्य में थोड़ी राहत देने वाली दस्तक देती है खबर भी आई है। वो खबर जिसके मुताबिक दावा है कि आगे देश और देशवासियों को 1,45,000 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान से बचाया जा सकेगा। आप अगर टोल टैक्स देते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरिए तो टोल नाकों पर लगा लंबा जाम। समस्या ये कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IIM कलकत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल नाकों पर गाड़ियों के खड़े रहने से ही हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का तेल बर्बाद होता है और टोल पर जाम में फंसने के बाद गाड़ियों के वक्त पर न पहुंचने से हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यानी कुल मिलाकर टोल नाकों की वजह से देश को हर साल करीब 1,45,000 करोड़ का नुकसान होता है। आपकी जेब और देश की आर्थिक सेहत दोनों को नुकसान से बचाने वाली दस्तक संसद से आई। एक साल में देश में टोल प्लाजा खत्म कर नए GPS सिस्टम की बात सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताई है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा, 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। न टोल होगा, न रोकेगा कोई, न कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। नितिन गडकरी की माने तो टोल प्लाजा पर अब न जाम लगेगा, न आम आदमी का वक्त बर्बाद होगा, न ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि उसकी जगह GPS टेक्नोलॉजी से टोल तय होगा। इसे ऐसे समझिए कि अभी प्रति 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा हाईवे पर होता है। यानी अभी कम से कम 60 किलोमीटर का टोल टैक्स आपको देना होता है, भले ही आप इससे कम चलें। लेकिन टोल वसूली में GPS सिस्टम के बाद अगर आप 30 किलोमीटर चलकर हाईवे से उतर जाते हैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर का ही टैक्स आपके अकाउंट से जाएगा, क्योंकि हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे कैमरे और आपकी गाड़ी पर लगे GPS के जरिए पता चल जाएगा कि आप कुल कितने किलोमीटर हाईवे पर चले हैं। यदि जो GPS सर्विसेज हमें प्रदान करने की ये सुविधा रखते हैं, यदि वो लोग तैयार है तो ऑनबोर्ड डिवाइस लगाने के लिए, तो ये पॉसिबल होगा। तो ये टोल खत्म ही हो जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा? टोल खत्म नहीं होगा जी, टोल प्लाजा पे गाड़ियों का रुकना खत्म हो जाएगा, टोल चलता रहेगा। टोलिंग तो सैटेलाइट बेस होगा जी, हमारे टोल प्लाजा सैटेलाइट में होगा। अच्छा, और दूसरा ये कब तक है सर, ये टारगेट कब तक रखा गया है कि? अभी तो पायलट चल रही है। एक सवाल के जवाब में संसद में सड़क मंत्री ने यह भी बताया है कि नई गाड़ियों में अब GPS लग के आ रहा है और पुरानी गाड़ी में सरकारी सिस्टम GPS की सुविधा मुफ्त में देगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भगवान राम को सबसे आदर्श राजा माना जाता है क्योंकि उनके लिए राजधर्म सबसे ऊपर था। उनके राज में कहा जाता है सब समान थे, राजा की मर्यादा क्या होती है उसे भगवान राम ने स्थापित किया। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के आचरण उनके आदर्श से मेल नहीं खाते। जब प्रधानमंत्री देश को कोरोना की दूसरी लहर से आगाह कर रहे हैं, जनता जरा सा मास्क उतर जाने पर अपनी गाढ़ी कमाई से जुर्माना भर रही है, तब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके खिलाफ दस्तक देना आज जरूरी है। सवाल यह है कि क्या जनता और नेताओं के लिए नियम अलग अलग है? अगर जनता पर जुर्माना हो सकता है तो फिर नेता, मंत्री और गृह मंत्री पर क्यों नहीं? क्या वो कानून से ऊपर होते हैं?
क्या करिए, देखिए मास्क इन्होंने नहीं लगाया, ये देखिए मास्क, दो लोग हैं, दोनों ने ही मास्क नहीं लगाया है और इस तरीके से क्या चालान कटेगा, क्या इनका क्या चालान कटेगा सर चालान कटेगा मास्क नहीं। पब्लिक अगर मास्क न पहने तो चालान होगा। किस चीज उसमें चालान इनका? मास्क के ऊपर। मास्क के ऊपर दोनों का ही सर। कितना चालान हुआ? 100 रुपए का। 100 रुपए का चालान। जनता अगर नियम तोड़े तो जुर्माना होगा, लेकिन अगर नेता और मंत्री ऐसा करें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये कहने की वजह नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, यानी सरकार में नंबर 2। बावजूद इसके कोरोना से जुड़ा हर नियम तोड़ने को वो अपनी शान समझते हैं कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें। त्रेता युग से कलयुग तक आते आते मानो सब कुछ उल्टा हो गया है। त्रेता युग में भगवान राम राज धर्म को सबसे ऊपर रखकर एक आदर्श राजा बने थे, जिनके राज में हर कोई समान था। एक दूजे की पीर छुपाते। लेकिन कलयुग में तो लगता है कि नेता नियम से ऊपर है। सारे कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही है। तभी तो हर नियम तोड़कर भी नरोत्तम मिश्रा जनता को ही नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति। मंत्री जी का मास्क को लेकर आपने क्या सुना? वो जनता से तो मास्क पहनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद इस नियम का पालन करना भूल जाते हैं। ये तस्वीरें रतलाम की हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान के सबसे तेज तर्रार मंत्री के स्वागत मास्क से दूरी देखने को मिली। यहाँ मंत्री जी ने सटकर लोगों से हाथ मिलाया, आधे अधूरे मास्क लगाए लोगों से माला पहनी, वो सब कुछ किया जो कोरोना काल में अगर जनता करती है तो उसे अपनी गाड़ी कमाई सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती है। लेकिन नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। किसकी मजाल की कोई उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कोरोना की हर गाइडलाइन को इस तरह से नहीं तोड़ते। ये देखिए, मंत्री जी जब पकवानों का स्वाद ले रहे थे तब उनसे लोग सटकर बैठे हैं। मास्क का अता पता नहीं था। तस्वीर बता रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की फिक्र नहीं की। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनसे नियमों के पालन को लेकर हो रहे भेदभाव को लेकर सीधा सवाल हुआ तो उन्होंने लापरवाही की सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल दी, मानो जनता ही कोरोना के फैलने के लिए जिम्मेदार। आम जनता की शिकायत रहती है कि जितने भी नियम है उन पे लागू होते हैं, पक्ष या विपक्ष के लागू नहीं होते। क्या इस बार अच्छे से पालन किया जाए? देखिए, सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें। खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पर लाने की कोशिश। कौन कितना अलर्ट मोड पर है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की कोरोना को लेकर ये बेफिक्री राज्य को बहुत भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। 13 मार्च को 519 कोरोना संक्रमित थे, जो 14 मार्च को 564, 15 मार्च को 617, 16 मार्च को 668 और 17 मार्च को बढ़कर 832 हो गए। मध्य प्रदेश में 5616 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहाँ पॉजिटिविटी रेट 4.8% है, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 232 और भोपाल में 196 नए केस सामने आए हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों में बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राज्य के गृह मंत्री ही मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर जनता में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा तो खुलेआम कह चुके हैं कि वो मास्क नहीं पहनते। मंत्री जी, आपने मास्क किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों नहीं? विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। अब सोचिए,
जब नेता की सोच ही होगी तो फिर सरकार किस मुंह से जनता को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब गंभीर होते हालात से सावधान रहने की हिदायत सीधे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। मगर मध्य प्रदेश में तो नियमों की परीक्षा उन्हें लागू करने वाले ही ले रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या कोई आम आदमी नरोत्तम मिश्रा की तरह चालान काटने वाले पुलिस वाले से कह सकता है कि वो मास्क नहीं लगाएगा? जब देश के प्रधानमंत्री मास्क लगा सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान मास्क लगा सकते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मास्क क्यों नहीं लगाते? क्या वो अपने नेताओं से भी ऊपर है? क्या नरोत्तम मिश्रा के लिए अलग नियम है? आखिर लोकतंत्र में नियमों को तोड़ने वाला नेता कैसे जनता को लापरवाह ठहरा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जिसकी असुविधा के नाम पर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से ही एक सरकारी अफसर को लापरवाही के नाम पर निलंबित कर दिया था। तहसील का कौन कर्मचारी है? बुला। तहसीलदार कौन है यहाँ? तहसीलदार साहब कहाँ हैं? तहसीलदार साहब कहाँ हैं? या कौन है चार्ज में तहसीलदार? मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ 44 सेकंड में लापरवाही के नाम पर मध्य प्रदेश के कड़क मंत्री बिना मास्क पहने, बिना सामाजिक दूरी का ख्याल रखे एक तहसीलदार को निलंबित कर वाहवाही बटोर लेते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की लापरवाही कोई देख भी रहा है? ये बड़ा सवाल है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। वैसे नरोत्तम मिश्रा मास्क ना पहनने पर यह सफाई देते हैं कि उनको सांस की बीमारी है, लेकिन सवाल यह है कि वही बीमारी उनके समर्थकों को भी है। मास्क को लेकर वो बार बार विवाद में क्यों पड़ जाते हैं? वो भी तब जब मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त कोरोना के 70 डेंजर जोन हैं, जहां 1 मार्च से 15 मार्च के बीच कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पहले मध्य प्रदेश का हाल आपको दिखाते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र का हाल आपको दिखाएंगे। ये देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति इस वक्त क्या है। तमाम शहरों का हाल देखिए। ग्वालियर, जहां पर अगर आप रतलाम की बात करें तो 500% इजाफा हो चुका है। उज्जैन 214% इजाफा हो चुका है। खरगोन में 250% इजाफा हो चुका है। बुरहानपुर 183% और जबलपुर 179% और साथ ही ग्वालियर 360%। ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। इसके साथ साथ अगर आप महाराष्ट्र का भी आंकड़ा देखें, जहां 25,000 केस आ चुके हैं, वहां की स्थिति क्या है अलग अलग शहरों की, उसका भी आंकड़ा आपके सामने है। ये नंदुरबार है 224%, संक्रमण में उछाल आया है। फिर धुले 169%, जलगांव 147% उछाल है केसेस में। नासिक में 150% से ज्यादा उछाल है। नागपुर, जहां लॉकडाउन लगा देने की नौबत आ गई, वहां 122% उछाल है। इसके अलावा भंडारा में 140% मामलों में उछाल आया है। बार बार यह कहा जा रहा है कि इस चुनौती को सिर्फ मास्क पहनकर ही दूर किया जा सकता है। एमपी में कोरोना के ग्राफ में तेजी की एक बड़ी वजह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, जिसका आंकड़ा हमने आपको दिखाया। और दोनों राज्य ऐसा लगता है एक दूसरे से कंपीट करना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने कोरोना के खतरे को बहुत चिंताजनक बताया, लेकिन नेता तो मानते नहीं। मध्य प्रदेश के बाद आपको गुजरात का भी हाल देखना चाहिए, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन की पार्टी हुई और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी। कोई कह सकता है कि ये उस सूरत की तस्वीर है जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस सख्ती बरत रही है।
कोई कह सकता है कि ये उस सूरत की तस्वीर है जहां प्रशासन नियमों को कड़ाई से लागू करने का दावा कर रहा है। आतिशबाजी के बीच सफेद सफारी सूट में नेताजी की एंट्री होती है, लेकिन भारत में नेताओं का स्वागत ऐसे ही होता है। नेताओं के समर्थकों का हुजूम नियमों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। तभी तो कोरोना की दूसरी लहर की खबरों के बीच किसी ने यहाँ मास्क नहीं लगा रखा है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनने के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें 16 मार्च की है, जब गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान ना तो सीआर पाटिल ने मंच पर मास्क पहना, करीब बैठे जिस शख्स ने पहन भी रखा था उसने कैमरा देखकर नीचे कर दिया। इसके बाद सीआर पाटिल जब दीप जलाया तब भी मास्क पहनने की फिक्र किसी को नहीं थी। अपने नेता की खातिरदारी में बीजेपी के स्थानीय नेता ऐसे मगन थे कि महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। फोटो सेशन में भी सामाजिक दूरी का एहतियात हवा हो गया। माला पहनाते हुए भी नेता भूल गए कि बिना मास्क पहने कोरोना उन्हें कभी भी निशाना बना सकता है। लेकिन सूरत के इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े हर नियम को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के जन्मदिन की खुशी के आगे झुकना पड़ा। जबकि सूरत में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए शहर में पढ़ाई को ऑनलाइन के हवाले कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर सब्जी बाजारों को जबरन बंद करवाया जा रहा है। સુરત કોર્પોરેશન દ્વારા જે એવી ભીડભાડવાળી જગ્યા છે એવી આપણે શરૂ કરીએ બેન્ક્વેટ હોલ, પાર્ટી પ્લોટ અને ત્યાર પછી મોલ્સ અને ત્યાર પછી રેસ્ટોરન્ટ્સ, એ ઉપરાંત જે વેજીટેબલ માર્કેટ્સ છે એ તમામ જગ્યાઓ પર સ્ટ્રિક્ટ બિહેવિયર માટે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવા માટે सड़कों पर एक तरफ मास्क न पहनने पर जनता को टोकने का अभियान चल रहा है, सख्ती से इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं को खुलेआम इस तरह के कार्यक्रम मनाने की छूट दी जा रही है, जिसमें मास्क लगाए लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1276 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 324 केस सूरत से हैं, जबकि अहमदाबाद से 298, वडोदरा से 111 और राजकोट से 98 नए केस हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के टारगेट को दोगुना करके 3 लाख कर दिया है, लेकिन प्रशासन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये गुजरात के सूरत का वीडियो है, जिसमें थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की विदाई समारोह में कोरोना के नियमों की अनदेखी की गई। ऐसी ही तस्वीरें जनता को परेशान कर रही हैं और वो पूछ रहे हैं कि सभी के लिए नियम एक जैसे क्यों नहीं है। कोरोना के आने से अब तक सरकार ने जो भी कहा उसे जनता ने पूरी ईमानदारी से किया है। हर पाबंदी को पब्लिक हंसकर स्वीकार किया है। ऐसे में नियमों को लेकर भेदभाव क्या जनता से नाइंसाफी नहीं है? सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो आज की दस्तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।